दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो कि सेट नंबर 1 से लेकर और सेट नंबर 20 तक को कंप्लीट कर लिया और आज के इस वीडियो में हम जो कि सेट नंबर 21 से लेकर और 40 तक देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में जो कि पहला सेट नंबर 21 है, इसे 24/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किसी गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण होता है तो वो कौन सा विकिरण होता है, तो वो अवरक्त होता है। अगला चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो वो सोडियम हो जाएगा। सोडियम को इसलिए केरोसिन तेल में जो कि रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है और ये पानी में भी आग लग जाता है इसमें, इसलिए इसको जो कि सोडियम में केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं अभिक्रिया से जो कि अपचयन अभिकारक है, तो कौन सा अभिकारक है याद रखिएगा, वो जो कि यहाँ पर CO हो जाएगा यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि असंतृप्त कार्बन जो कि यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ साथ जो कि क्या ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में मिलते हैं, तो कौन सी ज्वाला प्रदान करते हैं याद रखिएगा, वो यहाँ पर जो कि पीली जो कि ज्वाला प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन से में जलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी जो होती है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर C यहाँ पर देख लीजिएगा कि उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका जो कि कैसी होती है, तो याद रखिएगा पित्त की जो भूमिका होती है वो वसा का जो कि पायसीकरण करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि बंदूक से 120 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकालने पर 0.06 सेकेंड लगते हैं तथा इसकी गति 600 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा, तो वो बल कितना होगा, तो याद रखिएगा बल जो उस टाइम पर हो जाएगा वो यहाँ पर 1200 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्न वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी जो गर्म रक्त वाला होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हर सेट में जो कि रिपीट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये रिपीट कर जाए। तो याद रखिए वो कौन से समूह का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पक्षी समूह का, यानी कि पक्षी वर्ग के जितने भी गर्म रक्त वाले होते हैं जैसे कबूतर, एग्जाम्पल कबूतर है इसका। अगला प्रश्न कि यहाँ पर संगमरमर जो कि चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है, तो याद रखिएगा इसका जो क्रिया होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर जो दिया गया है CaCO3 + 2HCl एरो CaCl2 + H2O और प्लस CO2 याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर संतुलित समीकरण के लिए जो कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा ही, उसको आपको संतुलित करना होगा। ये काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, दोनों साइड बस परमाणु संख्या को बराबर करना है। अगला प्रश्न सबसे उचित विकल्प कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ बढ़िया है कि संवेग में डॉट डॉट होते हैं, संवेग में क्या होता है, आपको सबसे जो उपयुक्त विकल्प है वो आपको चुनना है। याद रखिएगा उसमें संवेग में जो होता है वो परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब क्या होता है, तो याद रखिएगा वायुदाब जहाँ पर उच्च होता है वहाँ पर संपीड़न का निर्माण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो उसको जो कि लेंथेनाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न जो कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है, तो याद रखिएगा घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि M सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को जो कि समायोजित किया जा सकता है, तो याद रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन को, तो 18 इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न जब सोडियम कार्बोहाइड्रेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा पट्टी का रंग जो होगा कोई भी परिवर्तित नहीं होगा, वो जैसा का तैसा ही रह जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, तो जो उच्च ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है जैसे कि कोयला। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर जो कि एक न्यूमेरिकल है और इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो वह समूह से संबंधित होगा, किस समूह से संबंधित होगा, तो याद रखिएगा वो 2 समूह से संबंधित यानी कि दूसरे समूह से संबंधित होगा वो। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, इस गतिज ऊर्जा को निकालने का आप ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन इस फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर 1/2 mv², इस पर आपको नंबर देकर और कैलकुलेशन भी आप कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा
कि प्रजातियों में जो कि डॉटर जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्तन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि भ्रूण एक विशेष जो कि तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए इस तंतु को क्या कहा जाता है, तो उसको नाल कहा जाता है, जिसको गर्भनाल भी ऑप्शन में कभी कभी मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि डॉटर की 4 प्रकोष्ठ हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, तो कौन से हो जाएंगे? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि उभयचर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिएगा कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर जो कि आधारित है? ये क्वेश्चन कल भी हम बताए थे, इनकी पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन बता दिए थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति का तृतीय नियम। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, जिसमें कि हम सेट से 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट किए हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि विद्युतीय विकिरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो याद रखिए अब किस पर आधारित होता है, तो वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। चलिए आगे देखते हैं सेट नंबर 22 यहाँ पर। तो सेट नंबर 22 यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि Fe+CuSO4 एरो FeSO4+Cu की अभिक्रिया में डॉट का जो कि एक उदाहरण, किसका एक उदाहरण है? तो याद रखिए ये किसका उदाहरण है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, यदि 200 न्यूटन के एक नियत बल से लिफ्ट पर किया गया कार्य 1000 जूल है, तो लिफ्ट द्वारा ली गई समय कितनी होगी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आप इसको याद रखिए 200 और बटे आप यहाँ पर जो कि 1000 और बटे 200 यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये जो कि एस ब्लॉक से संबंधित है। अगला प्रश्न, कोई वस्तु 4 सेकेंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर जो कि 2 सेकेंड में चलती है, उस वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? तो याद रखिए उस वस्तु की औसत चाल जो होगी वो 5.17 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि कौन सा तत्व जो कि समूह 17 से संबंधित है? तो याद रखिएगा संबंधित नहीं है, क्या कि 17 से संबंधित नहीं है, तो 17 से जो संबंधित नहीं है वो यहाँ पर जो कि जड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डॉलर के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 1:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल का वाष्पीकरण डॉलर पर होता है, किस पर होता है? तो जल का वाष्पीकरण जो होता है याद रखिएगा वो सभी तापमान पर होता है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि निम्न में से कौन एक जो कि ब्रायोफाइटा नहीं है? तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा कौन सा जो कि नहीं है, तो करा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण है? तो हाथी पाँव का कारण कौन सा है? याद रखिएगा तो फाइलेरियल वर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि किस किस प्रकार का प्रजनन जो कि विशाल विविधता ला सकता है? तो याद रखिएगा कौन सा प्राणी जो कि विशाल विविधता ला सकता है, तो इसके लिए राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लैंगिक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि MgCO के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के कितने अणु होंगे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.25 जो कि मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी का पर इसका भार कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का अगर द्रव्यमान यहाँ पर 10 kg है, तो पृथ्वी पर यहाँ पर भार भी जो होगा तो वो 98 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि बंदूक में, चलिए यहाँ पर इस न्यूमेरिकल का आंसर जो कि यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि लाल ग्रंथि जो कि किस एंजाइम में स्रावित होता है? तो याद रखिएगा ये कि यहाँ पर एमाइलेज में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि डॉट पारे का अयस्क, तो पारे का अयस्क क्या है? तो सिनेबार होता है, जो कि यहाँ पर किस ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि कौन जो कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? तो याद रखिएगा परावैंगनी विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है, यानी कौन से और तत्व को मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा वो जो कि यहाँ पर SN को मिलाया जाता है, यानी कि टीन को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कार्बनिक पदार्थों के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह से नीचे निर्मित
ईंधन को कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा ईंधन कहा जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो याद रखिएगा सूरत से बहने वाली नदी कौन सी है, तो ताप्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि किसका उपयोग जो कि सुगंध संकेतक रूप में किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो कि यहाँ पर वनीला हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर जो कि एक न्यूमेरिकल है और उसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा 540 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? याद रखिए इसका तरंग दैर्घ्य जो होगा वो यहाँ पर मूल की आधी हो जाएगी, यानी कि जितना भी होगा उसके आधी हो जाएगा आवृत्ति की। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 23। यहाँ पर सेट नंबर 23 के यहाँ का पहला प्रश्न जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती है? तो याद रखिए मृत कोशिकाएं किस में होती है, तो स्क्लेरेन्काइमा में होती है। अगला प्रश्न, भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थिर 10 kg द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा होगी तो वो कितनी ऊर्जा होगी? याद रखिएगा वो जो कि 5880 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, कि किस में जो कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो याद रखिए ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है, तो यहाँ पर जो कि स्टील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ठोस में होती है और ठोस यहाँ पर स्टील दिया हुआ है तो वो यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का जो कि आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का जो कि आणविक द्रव्यमान 106 kg होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ पथ का आकार कैसा होगा? तो याद रखिएगा उसका पथ का आकार कैसा होगा, तो जो कि यहाँ पर टेढ़ा मीठा हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा नहीं है? कार्बन का कौन सा क्रिस्टलीय अपरूप जो कि यहाँ पर नहीं है, तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर कोयला नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि न्यूमेरिकल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 0.895 एम्पियर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम का कार्य जो कि भोजन का परिवहन करना है और जाइलम का कार्य कि जल का परिवहन करना है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा वो 16.8 ग्राम हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा परमाणु का जो कि आयतन सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा कौन सा परमाणु का, तो वहाँ पर He यानी कि हीलियम का जो कि परमाणु सबसे कम होता है परमाणु आयतन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निष्क्रिय विलयन का pH मान कितना होता है? तो निष्क्रिय विलयन का जो pH मान होगा वो कितना हो जाता है? तो याद रखिएगा वो यहाँ पर 7 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा जो घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुँच सके। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उपास्थि हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिएगा कि द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है? ये जो कि क्वेश्चन वाला प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर बल हो जाएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर यहाँ पर देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं जो किसको अलग करती है? तो याद रखें जिगजैग रेखाएं जो है वो किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से और अधातुओं को धातुओं से अलग करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, कौन सा कथन जो कि यहाँ पर सही दिया गया है? तो 15 के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हीलियम में जो कि आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर और 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.83 मीटर सेकंड की पावर -1। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि जीवाश्म के अध्ययन को डॉटेड रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जानते हैं जीवाश्म अध्ययन को? तो जो कि पेलियोंटोलॉजी में जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है तो कौन जो कि विद्युत धनात्मक होता है? तो याद रखिएगा प्रकृति में विद्युत धनात्मक जो कि यहाँ पर उपधातु होता है। आगे यहाँ पर धातु याद रखिएगा, प्रकृति में विद्युत धनात्मक कौन होता है? धातु होता है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास यानी मनुष्यों के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो याद रखिएगा वो 9 महीने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आगे यहाँ पर देखिएगा कि एक वस्तु जो कि 4 सेकंड में ये भी यहाँ पर सेम न्यूमेरिकल आप पीछे जो कैलकुलेशन किए होंगे तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है
तो यह एक होगा, तो कौन सा दर्पण होगा याद रखिएगा। आपको यहाँ पर जब भी यहाँ पर प्लस में होगा यानी कि धनात्मक जब भी दिया जाएगा तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, और ऋणात्मक यानी माइनस में कोई भी मान देगा उसका अगर फोकस दूरी माइनस में दे यानी कि निगेटिव दे तो यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा उत्प्रेरक के पदार्थ हुए हैं जो, तो वहाँ का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, वही उत्प्रेरक पदार्थ कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेट नंबर 23 यहाँ पर। सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती है, तो याद रखिए मृत कोशिकाएं किस में होती है, तो स्क्लेरेंकाइमा में होती है। आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि भूतल से 6 मीटर ऊपर 10 kg द्रव्यमान की वस्तु निहित होगी तो वो कितना होगी, तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 588 जूल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि जो कि ध्वनि की, चलिए सेट दोस्तों हो गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 24 आप देखेंगे, तो सेट नंबर 24 आपके सामने यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टेस्टोस्टेरोन में एक जो कि नर सेक्स हार्मोन है तो किस में संश्लेषित होता है, तो याद रखिए वो किस में जो कि संश्लेषित होगा, तो वह वृषण में संश्लेषित होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती क्या कहलाती है, तो याद रखिए वो कौन सी वस्तु कहलाती है, तो यहाँ पर पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि वह द्रव्य जो धारा का संचालन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे जो कि यहाँ पर निलंबन कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा तो यहाँ पर समरूपीय त्वरित गति हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कि कोशिकीय हरित शैवाल है, तो याद रखिए कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा है, तो जो कि यहाँ पर यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है, तो कौन से राशि में होता है, याद रखिएगा को यहाँ पर जो कि विस्थापन में हो जाएगा, जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। आगे यहाँ पर देखिएगा धातु ऑक्साइड बनाने के लिए जो कि किसकी माप के साथ अभिक्रिया करती है, तो याद रखिएगा वो किसके माप के साथ जो अभिक्रिया करती है, तो आयरन के साथ अभिक्रिया करती है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वो क्या कहते हैं समय को, तो यहाँ पर आवर्तकाल का एक समय को आवर्तकाल कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखिए एक वस्तु 4 सेकेंड में 22 मीटर और फिर तो 2 सेकेंड में अगले 15 मिनट की दूरी तय करती है, तो फिर यहाँ पर औसत चाल वाला प्रश्न है, औसत चाल आप निकाले होंगे इसका, तो इसका राइट आंसर जो कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.67 मीटर सेकेंड के पावर -1। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि यदि पानी का घनत्व जो कि 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब है, तो तांबे का घनत्व जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 8.9 10 के पावर 3, तो यहाँ पर तांबे का अपेक्षित घनत्व यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो अपेक्षित घनत्व इसका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा जो कि यहाँ पर 8.9 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा जो कि यहाँ पर 6.43 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि पौधे में जो कि पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जोरे से जो कि पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है, तो कौन मदद करता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो लिया गया कार्य होगा तो वो कितना होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 1 जूल हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो क्या होती है, तो याद रखिए अब उस समय पर जो कि यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिए किस तत्व में जो कि 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम में हो जाता है। आगे प्रश्न कौन सा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, तो याद रखिएगा वो जो कि यहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में जो कि कौन से और कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो याद रखिए उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है,
तो उत्पाद ग्रुप में जो कि यहाँ पर लवण और जेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, फ्लोरीन किसका जो कि अपरूप है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन जो होता है वो यहाँ पर कार्बन का अपरूप होता है। तो याद रखिएगा कार्बन का मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, ये भी आप याद रखिए। कार्बन का मुख्य अपरूप जो कि हीरा और ग्रेफाइट है, लेकिन फ्लोरीन जो है ये भी कार्बन का ही एक अपरूप है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कौन जो कि प्रकृति विद्युत धनात्मक होते हैं, किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर उपधातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। उपधातु किसे कहते हैं? तो धातु और धातु दोनों के मिलने से जो बनता है उसे उपधातु कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखिएगा वो हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वाष्पीकरण की दर को कम करता है कौन सा? जो कि यहाँ पर नमी कम करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा अंडप में क्या जो कि उपस्थित होता है? तो वो अंडाणु उपस्थित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर संभारिकों में जो कि किसकी संख्या समान होती है? तो संभारिकों में जो कि यहाँ पर नाभिक की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो कि आपको सूत्र भी पूछ लिया जाता है काफ़ी कभी, याद रखिएगा CaOCl2 होता है, याद रखिएगा CaOCl2 होता है, या फिर कभी आपको ब्लीचिंग पाउडर को जो कि व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं सेट नंबर 25 यहाँ पर। सेट नंबर 25 जो कि आपके सामने यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिएगा कि जब तार की लंबाई दुगुनी हो जाती है तो एमीटर की रीडिंग जो कि कितनी कम हो जाती है? तो याद रखिए कितनी रीडिंग उसकी कम हो जाएगी? तो रीडिंग केवल और केवल आधी हो जाएगी उसकी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक गंधीय सूचक है? तो याद रखिए कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो वो लौंग जो कि गंधीय सूचक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग के एक समान रूप से त्वरित किया जाता है तो वस्तु पर लगाई गई बल का परिमाण कितना होगा? तो याद रखिए 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ध्वनि किस माध्यम में? तो ठोस माध्यम में करती है, अभी बताया था। आगे यहाँ पर देखिएगा कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या बन जाता है? तो याद रखिएगा उस समय वो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगा उस समय पर, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिएगा इनमें से कौन सा जो कि पुरुष में पाया जाता है? तो पुरुष में कौन सा होगा? तो वो एक्स और वाई हो जाएगा, यानी कि किस ऑप्शन में? तो 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी वाई गुणसूत्र। बिल्कुल यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर सभी में होता है, पुरुष में केवल बात करते हैं यहाँ पर केवल वाई गुणसूत्र हो जाएगा, और एक्स जो कि महिलाओं में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि कार्य होता है यदि तो क्या होगा? तो याद रखिएगा 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऊर्जा है। कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं डॉट एक हाइड्रोजन, तो कौन सा एक हाइड्रोजन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर क्लोरीन एक जो कि हाइड्रोजन समूह से आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। चमकदार वस्तुएं कहलाती है, और जो वस्तुएं जो कि स्वयं प्रकाश उत्पादित नहीं करती है तो जो कि यहाँ पर अपारदर्शी कहलाता है, याद रखिए अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर तो यानी कि सबसे इलेक्ट्रेटिव तत्व कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि Cl हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए जो कि किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है? तो याद रखिए 11 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह हीलियम का प्रयोग किया जाता है। सॉरी ऑप्शन नंबर डी याद रखिए निकेल का प्रयोग किया जाता है उसमें। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि यौन प्रजनन में कि अभिभावक का योगदान होता है तो क्या होता है? तो उसके जो कि वंशाणु जीन का आधा भाग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि कौन सा तत्व जो कि बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है? तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा जो कि आर्गन में होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है तत्व पर उस वस्तु का भार कितना होगा? तो याद रखिए उसका भार कितना हो जाएगा? तो उसका भार जो कि यहाँ पर 196 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि डॉट एक जो कि एक बीजी
पौधा है। तो कौन सा जो कि एक बीजी पौधा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लहसुन हो जाएगा, एक बीजी पौधा। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो 18 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि कार्ड कोशिकाओं में जो कि डोनट प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिसे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। तो 19 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखिएगा पानी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर में जो कि ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान हो, तो कौन सा ब्लीचिंग एजेंट जो कि विद्यमान होता है? तो 20 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा जो कि यहाँ पर क्लोरीन होता है। और याद रखिएगा पानी को साफ करने के लिए भी क्लोरीन का ही प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि 23.3 ग्राम जिंक में क्योंकि मोलस की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 0.35 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए सेट नंबर 26 यहाँ पर तो सेट नंबर 26 यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कि डोनट नामक एक जो कि प्लेटवर्म में बहुत सामान्य आँखें होती है, जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं, वो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा जो कि यहाँ पर प्लेनेरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, 2500 वाट बराबर कितना किलोवाट होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 किलोवाट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, तो कौन अलग कर सकता है? याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कॉपर की तुलना में जो कि अधिक अभिक्रियाशील होता है। आगे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति किस में जो कि अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति किस में अधिकतम? वो स्टील में हो जाती है, सर यहाँ पर एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो कि स्टील से अधिक यहाँ पर ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में F2 वंशज की पद्धति द्वारा बनाया था, किसके बनाया था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वपरागण की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि बेंजीन के एक अणु में जो कि दोहरे आबंध होता है, तो याद रखिएगा कौन से दोहरे आबंध बना होता है? तो वो जो कि 3 दोहरे आबंध बना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए मांसपेशियों गतिविधियों का गंतव्य करने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि टार्टरिक एसिड किसका घटक है? तो याद रखिए ये बेकिंग पाउडर का जो कि टार्टरिक एसिड जो है बेकिंग पाउडर का जो कि एक घटक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि डोनट सामान्य विद्युत तापमान उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो 11 के लिए ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा इथेनॉल का सूत्र। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि पादप कोशिकाएं किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा पादप कोशिकाएं किससे बनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो बनता है तो किससे बनता है? याद रखिएगा वो यहाँ पर जो कि सी और पी, यानी ऑप्शन नंबर बी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा वो जो कि 2 होती है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखिए 2.42 होता है। किस ऑप्शन में? 2.42 ऑप्शन नंबर डी में याद रखिएगा, तो यहाँ पर 2.42 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि एक दुकान का एक माह में जो कि 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, तो कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया जाएंगे? 250 यूनिट बराबर कितना जूल होता है? ये आपसे एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा 9 × 10⁻18 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 25 मीटर और फिर यहाँ पर वही न्यूमेरिकल औसत चाल बार तो कितनी होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 6.67 मीटर प्रति सेकेंड पावर -1 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर सेकेंड के पावर -2 वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग होगा तो कितना संवेग होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि 200 द्रव्यमान वाली
200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल ऊर्जा के स्वयं क्या संयोग होगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 kg प्रति मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। इस नियम को किसके द्वारा जाना गया था? याद रखिए इस नियम को किसने दिया था? तो इस नियम को जो कि यहाँ पर डोबेराइनर के त्रिक नियम का जो कि दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि ईका सिलिकॉन को डॉटर के रूप में जानते हैं, तो किसके रूप में जानते हैं ईका सिलिकॉन को? तो याद रखिएगा उसे जो कि यहाँ पर जर्मेनियम के रूप में जानते हैं। अगला सेट यहाँ पर चलिए देखते हैं सेट नंबर 27 यहाँ पर। तो सेट नंबर 27 जो कि पहला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एक एथलीट 25 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी तक दौड़ता है तो एथलीट की औसत गति कितनी होगी? तो औसत गति वाला फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन ए याद रखिएगा 20 मीटर सेकेंड की पावर -1। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर संवेग हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होगा? तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा धनात्मक होगा और यहाँ पर दो और भी कंडीशन है, तो कौन कौन सा कंडीशन याद रखिएगा? वो आभासी और पार्श्विक उल्टा होता है, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की स्वदेशी रूप से रूपरेखित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो 5 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो कि किसका आवश्यक होता है? तो 6 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा आयोडीन का आवश्यक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो क्या यहाँ पर जब होगा? तो याद रखिएगा जब यहाँ पर जनक शुद्ध अभिजनन करता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि डॉटेड यौगिक में जो कि क्रियाशील समूह के रूप में -OH है, तो कौन सा समूह है? याद रखिएगा कि वो एल्कोहल में है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा उस टाइम पर जो कि यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनता है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि जॉइंट पर हड्डी की सतह को जो कि कौन मुलायम करती है? तो याद रखिएगा वो कौन सा मुलायम करती है? तो वह जो कि कार्टिलेज करता है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि ओमिक उपकरण का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैखिक ग्राफ हो जाएगा। अगला प्रश्न कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो 12 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोलते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो कौन सी होती है? तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो लिथियम हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहा है कि एक यौगिक का जो कि प्रायोगिक सूत्र CH2O है, इसकी वाष्प घनत्व 90 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? ये आपसे यौगिक सूत्र आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए रखिएगा C6H12O6 होता है, जो कि यहाँ पर चीनी का होता है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि एक वस्तु जो कि फिर भी यहाँ पर ये औसत चाल वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन तो लगभग हर शिफ्ट में ये रिपीट हो रहा है, तो इसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इसके फार्मूला को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। याद रखिएगा 8 मीटर सेकेंड की पावर -1। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के पार विद्युत धारा का मान होगा, तो कितना होगा? याद रखिएगा। तो 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान रहेगा। आगे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेषताएं क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है, यानी कि अल्कली धातु मेटल समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो याद रखिए सीमेंट का जो कि मुख्य घटक कौन सा है? तो SiO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि कुछ पौधों की जड़ों जो कि उपजी और पत्तियों की
त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वनस्पति प्रचार हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर 30 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु को 20 मीटर सेकेंड के पावर -1 एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा सकता है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा होगी तो कितनी होगी गतिशील ऊर्जा, याद रखिएगा 21 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1500 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कौन जो कि ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तरों को जो कि बनाए रखता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि सरल स्क्वैकम एपिलिथियम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यानी कि सेट नंबर 28 यहाँ पर आप देखेंगे। तो सेट नंबर 28 के लिए पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये भी एक औसत चाल वाला क्वेश्चन है जो कि आपको काफ़ी अच्छे तरह से बता दिया पिछले वीडियो में, और इसका फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन से ऊतक बनता है। तो याद रखिए कौन सा ऊतक बनता है, तो वसा ऊतक बनता है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि 20 kg का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तो वस्तु का जो कि प्राप्त स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, जबकि यहाँ पर जी का मान 9.8 दिया हुआ है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधिक विकसित जानवर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि विद्युत रसायन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि Al2SO4 के होल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो याद रखिए ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होगा उसमें तो 56.1% हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि आवर्त सारणी की अवधि में जो कि 4 में निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो याद रखिए कौन सा जो कि निष्क्रिय गैस 4 में रखा गया है, तो वो क्रिप्टॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि एक कार 5 सेकेंड में जो कि फिर यहाँ पर ये यहाँ पर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के पावर -1 में से 72 किलोमीटर प्रति घंटा के पावर -1 का समान रूप से त्वरित करती है, तो कार का त्वरण कितना होगा। तो याद रखिए कार का त्वरण कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 3 मीटर सेकेंड पर -2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा 5.33 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा किसे जो कि टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, ये लिनियस को यानी कार्ल लिनियस को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि शीतल पेय में शामिल है, तो कौन जो शीतल पेय में शामिल है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि डॉट आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, तो कौन जो कि लेंस की फोकस लंबाई में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलियरी बॉडी हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन से तत्वों में जो कि सबसे बड़ा अणु होता है, तो याद रखिए 14 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा लिथियम में। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि कौन से गैसों का प्रयोग जो कि प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो याद रखिए प्रदीप्त गैस में किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है प्रोपेन का। अगला प्रश्न यहाँ पर परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, किसमें मापते हैं परमाणु त्रिज्या को, तो याद रखिएगा क्योंकि उसको यहाँ पर नैनोमीटर में मापते हैं। अगला प्रश्न 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था और आज भी बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर विस्थापित होगा, तो वो किस में विस्थापित हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा में विस्थापित हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि यहाँ पर औसत चाल वाला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिएगा 7.6 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है, तो वो यहाँ पर ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिए परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वह वृषण में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर द्रव यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि 10 kg की एक वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ा रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो याद रखिए गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वो 20 जूल होगी, यानी कि 10 और गुना मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि यदि 50
यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना जूल होगा। तो याद रखिए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना जूल होगा, तो वो 500 जूल हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 29 यहाँ पर। तो सेट नंबर 29 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो के बाद लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए सेट क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 जो कि कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो याद रखिए इसकी आवृत्ति जो होगी वो 8 हर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसी जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन के बीच। तो याद रखिए इसका जो यहाँ पर मरकरी में हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो कि न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि याद रखिएगा। और अगला यहाँ पर महिलाओं में जो कि गुणसूत्र स्थित होती है, तो महिलाओं में कितने गुणसूत्र स्थित होते हैं। तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर 22 + XX होता है, यानी कि 22 जोड़े और प्लस यहाँ पर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुल मिलाकर जो कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि इंसुलेटर जगह उष्मारोधी का प्रतिरोध होता है तो कितना होता है और क्या होता है उसका प्रतिरोध। याद रखिएगा 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उच्च होता है। इंसुलेटर का प्रतिरोध उच्च होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, कि परमाणु रिएक्टर में जो कि प्रयुक्त ईंधन होता है तो वो कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा जो यूरेनियम ईंधन जो कि प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि जब किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा कौन सी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक जो क्षारीय अर्थ मेटल का एक उदाहरण है। तो याद रखिए मेटल का कौन सा एक उदाहरण है जिसको धातु बोलते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, पारा आयरन की संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा वही 1 होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए उसे माध्यम कहा जाता है। 10 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जो कि प्रकाश जब भी संचार करती है ध्वनि, तो वो माध्यम मिलने पर ही करती है, बिना माध्यम के वो नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न, एक वस्तु के तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन को कौन सा रूप यहाँ पर जाना जाता है, किस रूप में। तो याद रखिए उसको जो कि यहाँ पर वाष्पीकरण के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, शुद्ध जल में सांद्रता होता है तो शुद्ध जल में कितना सांद्रता होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि इस साइड यहाँ पर दिया गया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए H+ और H- आयन बराबर होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो कि यहाँ पर इस तरह यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो कि पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। याद रखिए पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा उत्तकों की कोशिकाएं जो कि जीवित कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, कि केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान किसके बराबर होता है। तो याद रखिए सॉरी सेल्सियस में, तो सेल्सियस में दिया है और केल्विन आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा। तो 14 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 373 केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, भी के वेग से गति कर रही द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग होगा तो कितना होगा। याद रखिए 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर m भी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, कि राम एक जो कि 75 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते पर आने में 150 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। फिर यहाँ पर ये औसत चाल वाला प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 2.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कौन जो कि अधातु आवर्त सारणी में पहला उपधातु है। याद रखिएगा पहला उपधातु कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, वही का बोरॉन हो जाएगा। अगला कांसा क्या है, कांसा जो कि यहाँ पर याद रखिए कांसा जो होगा मिश्र धातु होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। याद रखिए किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो यहाँ पर लिनियस के द्वारा, यानी कार्ल लिनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं, तो परमाणुकता कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु जो कि 8 मीटर सेकेंड के (-1) के नियत वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 21 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा 640 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, यदि एक बल्ब जो कि 100 जूल की ऊर्जा को प्रयोग करती है और 20 सेकेंड तक चालू रहता है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति की कितनी शक्ति को वो खपत कर सकता है।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 5 वाट का। अगला प्रश्न, कौन प्रक्रिया के दौरान, जो कि किस प्रक्रिया के दौरान उसमें ऊर्जा का गणना जो गण्य होता है, यानी कि शून्य होता है या फिर गणित तो बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जो कि श्वसन में। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 30 यहाँ पर। तो सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए कौन तो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो ये जो कि माइकोप्लाज्मा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा वो जो कि यहाँ पर 18 होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि प्रसव पीड़ा डॉटेड दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो तत्व में कितने सेल होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 3 सेल होते हैं। अगला प्रश्न, एन की यानी कि न्यूटन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी। तो 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा 33 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ होती है, तो कौन सी कणिकाएँ होती है, तो वो जो कि श्वेत कोशिकाएँ होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिए ध्वनि की गति उस समय जो कि बढ़ जाती है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा 5 मीटर सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसका जो कि pH मान कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि ठोस सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा मानव शरीर में जो कि श्वसन वर्णक है, तो कौन सा श्वसन वर्णक है, याद रखिएगा 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करवाता है, याद रखिएगा। कौन सी धातु हमारी जो कि हथेली पर पिघल जाती है, तो कौन सी धातु है, याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर गैलियम धातु जो कि हथेली पर भी पिघल जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि किसी गोली दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डॉटर भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे, तो ऑप्शन नंबर सी ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन जो कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होता है। 14 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा अल्ट्रा वायलेट विकिरण हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कौन से यौगिक में जो कि एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6 होता है और H6 होता है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि H के 52 यानी हीलियम के 52 kg में जो कि डॉटेड अणु उपस्थित होते हैं, तो कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 13 अणु उपस्थित होते हैं, यानी कि इसके चौगुना और 1/4 अणु उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हीलियम का जितना भी केजी होगा तो उसमें 1/4 जो कि अणु उपस्थित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूसरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे यहाँ पर जो कि किया गया कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो कि एक न्यूमेरिकल है 18 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वह क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हर जगह प्रबल हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर यदि पानी का घनत्व जो कि यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 85 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित से कौन सा जो कि समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है, यानी कि एक संतुलित समीकरण आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तो याद रखिएगा Mg + O2 MgO, जिसे संतुलित कर लें, इसे यहाँ पर 2 लगा दीजिए और इस साइड यहाँ पर 2 MgO हो जाएगा, यहाँ पर संतुलित हो जाएगा और बाकी संतुलित नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 31 यहाँ पर। तो सेट नंबर 21 तो यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब औसत वेग का सूत्र क्या होता है। औसत वेग का सूत्र जो कि आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा
क्योंकि यहाँ पर u बराबर u प्लस v बटे 2 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं। तो याद रखिए उसे कौन सा बिंदु कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे फोकस कहते हैं। फोकस पर तो सारे बिंदु एक साथ मिल जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि स्वैच्छिक मांसपेशियाँ जो कि किसमें विद्यमान होती है। तो याद रखिए किसमें विद्यमान होती है स्वैच्छिक मांसपेशियाँ। तो ये जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर हाथ में विद्यमान होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि कौन सा जो कि अम्लीय नहीं है। याद रखिएगा कौन सा जो कि यहाँ पर अम्लीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर CCl4 जो कि यहाँ पर अम्लीय नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कौन जो कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंद होता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंद होता पड़ा था तो कौन सा, तो वो कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि डॉटर जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 जो कि यहाँ पर सी जो कि यहाँ पर जगह इथेनॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा कि डॉटर जो कि यहाँ पर उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि दैहिक नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितना यूनिट होगा। तो 8 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए 0.8 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि एक मिश्रण जो कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका pH मान कितना होने की संभावना है। अगर नीले लिटमस पत्र को लाल बताता है तो उसका pH मान कितना हो सकता है। दोस्तों वो pH मान वो विलय जो कि अम्लीय होगा और अम्लीय का विलय जो कि pH मान कितना हो सकता है, तो यहाँ पर 6 होगा, यानी कि 7 से कम जितना भी होता है। यहाँ पर वैसे भी ऑप्शन से आप छाँट सकते हैं, एक ही ऑप्शन यहाँ पर जो कि 7 से कम दिया हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि डॉट अर्धचालक है तो कौन सा जो कि अर्धचालक होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि जी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सा जो कि अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Cl, यानी कि जिसका परमाणु विन्यास होता है 287 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि यदि समान कक्षता में दो जो कि आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उस जोड़ा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन के लिए यहाँ पर ऊपर इस साइड यहाँ पर दिया गया है कि बिजली प्रवाहित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर जो कि किसके द्वारा जो कि यहाँ पर निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्राउस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित से निम्नलिखित की भिन्नता के कारण जो कि संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि हवा का दबाव हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा एक वस्तु 4 सेकंड में, फिर यहाँ पर औसत गति वाला है और औसत गति फॉर्मूला क्या होता है। तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, तो यहाँ पर 4.43 मीटर सेकंड पावर -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। तो याद रखिए कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि अनावृत बीज ही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर 2 मीटर हो जाएगा। आगे यहाँ पर यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की जो कि दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। तो याद रखिएगा कितने विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए याद रखिएगा 46 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप 46 आंसर लगाएगा या फिर 23 जोड़ा आंसर आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं। तो याद रखिए क्या कहा जाता है, तो उसे जो कि यहाँ पर नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है। 21 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3rd आवर्त में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण जो कि डॉट और डॉट के बीच संबंध को दर्शाता है, किसके और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। याद रखिएगा तो यहाँ पर स्थिति और समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। आगे यहाँ पर देखिए सेट नंबर 32 यहाँ पर
तो सेट नंबर 32 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा अभिक्रिया इनकी कौन सा अभिक्रिया होती है। तो याद रखिए 32 के लिए जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोहरा विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब यहाँ पर सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिंग इन ब्लैंक्स में। अगला प्रश्न, फिटकिरी किसका एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा फिटकिरी किसका उदाहरण है, जो कि द्विक्लवन का उदाहरण है। और दोस्तों यहाँ पर जल की शुद्धता के लिए फिटकिरी को मिलाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि कौन सा कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो याद रखिएगा कोशिका विभाजन कौन सा वृद्धि करता है, तो जो कि यहाँ पर साइटोकाइनिन वृद्धि करता है। और कोशिकाओं को अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी आपसे पूछता था कि कोशिकाओं के अध्ययन को कौन सा विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, तो साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। और कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है। 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पोल हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, याद रखिएगा पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि 25 kg वस्तु एक न्यूमेरिकल है और इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए 200 न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सफ़ेद फास्फोरस को जो किस में संग्रहित किया जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को जो कि कहाँ पर रखा जाता है, याद रखिएगा तो उसे पानी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो कि आवर्त कौन से आवर्त में जो कि लांथानोइस और एक्टिनोइस को रखा जाता है। याद रखिए कौन सा आवर्त में, तो वो यहाँ पर जो कि 6 और 7 आवर्त में रखा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कौन एक जो कि क्षार धातु है, याद रखिए क्षार धातु कौन सा है, काफ़ी इंपोर्टेंट रहती है, जो कि सोडियम धातु क्षार हो जाएगा। अगला, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Li3n में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। चलिए ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं कौन सा प्रभाव है तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर ये संकुचन प्रभाव हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन से कोशिकाओं में जो कि ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान बदला जा सके। तो 32 सॉरी यहाँ पर 12 के लिए ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि मृदुतक में हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, तो कौन सा बल कितना गुना हो जाता है या कितना हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका क्योंकि ये 0 हो जाता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि कौन सा तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि निकल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर नलिकाएं जिसमें नल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं वो कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अनावृत बीजी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा किसका, तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा वो उर्वरक से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं। तो किससे बंधे होते हैं, याद रखिएगा वो जो बंधे होते हैं तो वो होते हैं 4 परमाणुओं से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा डॉटेड प्रदर्शित यानी किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा उसे जो कि यहाँ पर संक्रमण तत्वों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर डॉटेड प्रजनन के समान नहीं है, तो कौन जो कि प्रजनन के समान नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पुनर्जनन जो कि प्रजनन के समान नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर किसके विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जो कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि यहाँ पर डार्विन के चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन से पुस्तक में लिखा गया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यानी कि अगला सेट का क्वेश्चन नंबर 33 का सेट नंबर 33 का पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर 10 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 60 का 1/6 हो जाएगा ना, 60 का 1/6 जब आप करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए अगले यहाँ पर देख रहे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि कौन से मांसपेशियों के जो कि लंबवत संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर
डी जो कि इसका राइट आंसर गर्भाशय में। अगला प्रश्न यहाँ पर पानी का क्वथनांक बिंदु कौन सा होता है? तो याद रखिएगा पानी का क्वथनांक बिंदु जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 4 की कौन से उत्तकों के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि एपिलिथियम उत्तक के प्रकार जो कि ग्रंथियाँ बनाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा कि पल्स किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा पल्स किसकी इकाई है? तो कुछ समय की इकाई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, वह है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिए दहन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिए 180 जूल हो जाएगा। अगला एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, तो किसके अनुपातिक है? याद रखिएगा तो यहाँ पर लंबाई के अनुपातिक है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि एक विद्युत बल्ब जो कि 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है, इसके माध्यम में उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब कितने पावर का है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, क्योंकि 110 वाट का हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि सबसे बाहरी जो कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो वो कौन सा ऑर्बिट में जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एएस और बीआई में। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो कि न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7.5 न्यूटन हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने यहाँ पर है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर सभी एसिड के लिए आम तत्व होते हैं, तो कौन से आम तत्व होते हैं? तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न मनुष्य के आनुवांशिक का पता लगाया जा सकता है, तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जो कि अफ्रीका मूल द्वारा। अगला प्रश्न जो कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनने में भाग लेते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि 6 इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन से धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है? तो कौन सा धातु हो जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जैसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे काइटिन कहा जाता है। अगला प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों के समान होती है, तो क्या समान होती है? याद रखिएगा 19 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो याद रखिएगा किसी तत्व के जो गुणधर्म होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? तो वो निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न यहाँ पर रॉड और कोन पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? 22 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर आँख हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 34 यहाँ पर। तो सेट नंबर 34 का पहला प्रश्न जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप इसमें कितना सही कर पाए हैं ये बताइए केवल। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो एक के लिए यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा बर्जिलियस के द्वारा ये बताया गया था, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 13.28% हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है? याद रखिएगा कौन सा ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है? तो वो रासायनिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। अगला प्रश्न मंदन क्या है? तो याद रखिएगा मंदन क्या है? तो मंदन एक प्रकार का जो ऋणात्मक त्वरण होता है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो यहाँ पर एल्केन कहते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा ये भी एग्जाम का यह पूछा जाता है CnH2n +2 होता है, याद रखिएगा एल्केन का सूत्र यहाँ पर पूछा जाता है CnH2n +2 होता है। और अगर आपसे एल्काइन का सूत्र पूछे तो यहाँ पर केवल -2 हो जाएगा, याद रखिए लास्ट में -2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर अम्लों के आधार पर कौन सा सही है? तो याद रखिए अम्लों के आधार पर कौन सा जो यहाँ पर सही दिया गया है? तो यहाँ पर निस्भार्वीकरण जो कि दर्शाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि कौन से जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को वाष्प ऊर्जा में बदलती है? तो याद रखिएगा 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि हो जाएगा श्वसन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि किसकी SI इकाई न्यूटन है? तो किसकी SI इकाई जो कि न्यूटन है, ये आपको पता होगा
और नहीं पता होगा जान लीजिए कि वजन और बल, यानी कि वजन का भी एसआई इकाई और बल का भी एसआई इकाई जो कि न्यूटन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सही मिलान याद कीजिए। यहाँ पर जो कि तत्व दिए गए हैं और उनका यहाँ पर कलर यहाँ पर दिए गए, तो आपको सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 का 3, यानी कि जिंक धातु का जो कि यहाँ पर होता है पेंटनेट। और फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो कि ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए का यहाँ पर 2 हो जाएगा। जिंक धातु का ग्रुप से संबंधित है। SO2 किस संबंधित है, तो SO2 का जो संबंध है वो यहाँ पर पेंटुगेंट से और PbL2 का संबंध जो यहाँ पर पीला से है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि जब यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर यह शक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा एप्स में शामिल है, तो क्या शामिल है एप्स में। 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जो कि पक्षी शामिल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही दिया गया है। चलिए सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, जो भी आंसर है करेक्ट होगा आप आंसर लगा लीजिएगा। मुझे लगता है बी ऑप्शन की ध्वनि तरंग जो कि अनुदैर्घ्य होती है, ध्वनि जो यहाँ पर ध्वनि जो कि अनुदैर्घ्य होता है और प्रकाश अनुप्रस्थ होगा, याद रखिएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि एक सुचालक में जो कि 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है, जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है, तो सुचालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी। याद रखिए इसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी, तो इसकी प्रतिरोधक 2 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके पत्नी उसके किससे प्राप्त होता है, याद रखिए उसका किससे प्राप्त होता है, एक्स जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या माता से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो होता है, क्योंकि वाई तो उसमें ऑलरेडी होता ही है, पुरुष में जो कि एक्स और वाई दोनों होता है, तो यहाँ पर एक्स तो सभी में होता ही है और यहाँ पर ये माता से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि वाई इसमें ऑलरेडी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिएगा कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिएगा डुब्राइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है, तो किसमें कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है, काफ़ी इंपोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी रखिएगा स्क्लेरेनकाइमा में। अगला प्रश्न धातु में कौन सी चमकदार होती है, तो कौन सी धातु जो कि चमकदार होती है, तो आयोडीन धातु जो कि चमकदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 kg। अगला यहाँ पर देखिएगा विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, तो विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। विखंडन जो कि 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न nm² kg⁻² की SI इकाई यानी कि किसकी SI इकाई है, तो याद रखिए किसके लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा कर सकती है, तो याद रखिए आप प्रकाश की बात यहाँ पर कर रही है, तो प्रकाश जो कि यात्रा करेगा जब भी तो निर्वात में करेगा, और ध्वनि अगर पूछे तो वह ठोस में करेगा, याद रखिएगा। और प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 35 यहाँ पर। तो सेट नंबर 35 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार जो कि कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, यानी कि रॉकेट जब अंतरिक्ष में उड़ता है तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा संवेग संरक्षण का, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा कि मानव के अनिश्चित अंडे होते हैं, तो वो किस रूप में होते हैं, अनिश्चित अंडे, याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है, इसका सूत्र जो कि यहाँ पर H2O3 है। तत्व एक्स का आवर्त सारणी में किसकी भांति जो कि समान समूह से संबंधित होता है, तो याद रखिए किससे समान संभावना अधिक होती है, तो 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि एल्यूमिनियम से। अगला प्रश्न यहाँ पर यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो कि यहाँ पर सी करेक्ट आंसर जो कार्य बटा समय यानी कि W/T हो जाता है, जो कि हम पिछले बता भी चुके हैं। अगला प्रश्न जो कि एस्केरिस का साधारण नाम क्या है, तो 5 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंड वर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर
ऊपर की ओर फेंका गया है तो भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई क्या होगा, यानी ऊंचाई के 3/4 पर वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट, यानी कि स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक कौन सा है। तो याद रखिए 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक रुधिर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता इसका कितना आएगा, आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8.83% हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं 31/320 और गुना यहाँ पर 100 करेंगे, आपका डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो कि यहाँ पर सही नहीं है कि गलत दिया हुआ है। तो क्षार का pH मान तो होता है वो 7 से अधिक होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी यहाँ पर गलत है क्योंकि वह नीले लिटमस को लाल अम्ल करता है। ये यहाँ पर क्षार के बारे में गलत बता रहा है तो सही गलत है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। याद रखिएगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 5 अवस्थाएं तय की गई है। अगला प्रश्न 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन जो कि सही या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये यानी कि पहला कथन यहाँ पर जो कि दिया गया है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है। और दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है कि अशुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, यानी कि ना तो एक और ना ही दो सही है, यानी कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि लाल ग्रंथि जो कि किस एंजाइम से स्रावित होती है। लाल ग्रंथि जो होती है वो किस एंजाइम से, याद रखिएगा तो यहाँ पर एमाइलेज से स्रावित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा। तो उसका त्वरण जो होगा वो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा शून्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल है तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 100 जूल हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है तो आपतित कोण का मान कितना होगा। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पर पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। याद रखिएगा 17 के लिए यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलस्तर जो कि पूर्ववत रहेगा, यानी कि जलस्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन किसका सूत्र होता है। याद रखिए द्रव्यमान बटे आयतन जो सूत्र होता है वो घनत्व का सूत्र होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। याद रखिए कौन सा जो कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न भी, और इस तरीके से और भी कई प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 20 के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलवाष्प में परिवर्तन जो कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। याद रखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि निम्न में से अधातुवर्धनीय धातु कौन सा है, तो गोल्ड हो जाएगा, यानी कि सोना हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि अंतःवृष्टि विभज्योतक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं तो वो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सा धातु प्रयुक्त होती है। तो याद रखिए वो सौर पैनल में जो कि यहाँ पर सिलिकॉन का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दाब बराबर क्या होता है, ये एक फार्मूला बेस्ड भी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा उत्प्रेक्ष बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्षारीय धातु के समान होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक जो कि क्षारीय धातु ही होता है। अगला प्रश्न निम्न में से किसके द्वारा किया गया वस्तुओं का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा मेंडलीव के। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं सेट नंबर 36 यहाँ पर। तो सेट नंबर 36 का पहला क्वेश्चन जो कि आपको सामने यहाँ पर दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही
सही या गलत दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों कथन को पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों यहाँ पर जो कि सही दिया गया है। ऑक्सीजन गैस में जो कि ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, सही है। और फिर यहाँ पर जल जो कि आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल जो कि 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोनों यहाँ पर जो कि सही दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्धित कार्य होता है। याद रखिएगा। तो 2 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आधुनिक आवर्धित नियम बताता है। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है। तो 3 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तक संवर्धन द्वारा। अगला प्रश्न, वह वस्तु जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कि अल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। अल्फैक्टरी संकेतक याद रखिएगा। अगला, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो कि यहाँ पर वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर एक जो कि न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर जो कि सेम रिपीट करके, ये क्वेश्चन इससे पहले ये सेम डिजिट था और सेम रिपीट कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट कर रहा है। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इतना मेहनत जरूर करिए कि वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपका पूरा जो कि कंप्लीट हो सके। तो 6 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, 9.09% हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से कौन जो कि गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर 7 के लिए जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, UT S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है। दाब का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपसे पूछा जाता है तो पास्कल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो कि बढ़ जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं। तो याद रखिएगा किससे बंधे होते हैं, तो यहाँ पर 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा कि एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा, जो कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलिक्स के द्वारा जो कि निष्कर्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि क्वेश्चन नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 11.5 एम्पियर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो याद रखिए कौन सी नोबेल गैस नहीं है, तो ये यहाँ पर क्लोरीन जो कि एक नोबेल गैस नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया किसके द्वारा बने होते हैं। तो याद रखिएगा ये जो कि यहाँ पर ये सभी यानी कि बाइनरी विखंडन, बेंडिंग और यहाँ पर बहु विखंडन द्वारा बंधे होते हैं, एक साथ से बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही SI इकाई है। तो याद रखिए किस युग्म की एक ही जो कि SI इकाई होती है। तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का जो कि एक ही SI इकाई है। कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मतलब जूल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा 15 kg हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए भी जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो कि यहाँ पर न्यूमेरिकल है 17-18 लगाता है, इसका जो कि यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगले आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो कि कथन वाला है, और इस टाइप के प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देख लीजिए कथन यहाँ पर दिया गया, कौन सा यहाँ पर सही है या गलत आपसे पूछ रहा है। कथन यहाँ पर दिया गया पहला यहाँ पर कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, और उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और NH3। ये पहला कथन यहाँ पर जो कि दिया गया है। और दूसरा यहाँ पर ये जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H आयनों की कम मात्रा में जो उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर CH3COOH और H2CO3 और H2SO4। तो यहाँ पर जो कि ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 और 2 दोनों यहाँ पर गलत दिया हुआ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखिएगा कि यदि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार का हवा पर किया गया
कार्य कितना होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न हेलोजन में होता है तो क्या होता है हेलोजन में, याद रखिएगा। तो हेलोजन में जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, देखिए दो गैस एक तरल और दो ठोस होते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन किस में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि स्टोमाटा में वाष्पोत्सर्जन होता है। आगे यहाँ पर देखिए विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ओम हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पर कौन सा मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो यहाँ पर जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि चाल जो कि न्यूटन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, चाल किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो मीटर प्रति सेकंड की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा किसकी कौन सा जो कि तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो याद रखिएगा वो जो कि यहाँ पर संवहनी संबंधी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर जो कि अगले सेट का यानी कि सेट नंबर 37 का आप देखते हैं। तो सेट नंबर 37 का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा करते हैं उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, याद रखिएगा उसको यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातुएं उपधातुएं हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातुएं हैं, तो वो 7 उपधातुएं हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो याद रखिए ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर टमाटर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर मांसपेशियों की अस्थियों को जोड़ता है तो कौन सी की जोड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कि टेंडेंस हो जाएगा, जिसको लिगामेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डटर पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर घनत्व पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, ये कल भी बताए थे, तो याद रखिएगा ये जो कि 1000 वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है कि एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है, तो 5 से लेकर और 6 लीटर होता है, और यहाँ पर 6.8 का भी नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा जो कि गलत दिया हुआ है। अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है 2 जो कि PbOS प्लस CS एरो 2 PbS प्लस CO2G, तो यहाँ पर कौन सा जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन आपको देख लेते हैं, फिर यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कौन सा यहाँ पर गलत दिया। एक पहले यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे यहाँ पर देखिए लेड जो कि उपचयन होता जा रहा है, ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। आगे यहाँ पर देखते हैं तो और यहाँ पर कार्बन का जो कि उपचयन होता है ये यहाँ पर गलत है, और फिर यहाँ पर लेड ऑक्साइड का ऑप्शन ये भी यहाँ पर गलत है कि 1 और 2 सही है, तो कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 1 और 2 दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं पानी H2O के सापेक्ष में आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, तो कितना होगा पानी का द्रव्यमान, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 U हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर 9.35% हो जाएगा। अगले निम्नलिखित में से MgCl2 विलेय है तो किस में विलेय है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ये जो कि जल में विलेय है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए कि द्विखंडन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो याद रखिए द्विखंडन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ये अमीबा में होता है। आगे यहाँ पर पुरस्था ग्रंथि से होने वाला स्राव किस में जो कि प्रवेश करता है, तो याद रखिए किस में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान 100 kg है, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए, वस्तु का त्वरण कितना हुआ, 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए एक सोलार सेल किस से बना होता है, तो यहाँ पर सोलर सेल होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सोलर सेल, यहाँ पर जो कि मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, सोलर सेल होगा, तो सोलर सेल किससे बना होता है, तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी रखिएगा जो कि सिलिकॉन से बना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो कि यहाँ पर गलत या फिर असत्य दिया गया है, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर करेक्ट आंसर, ना तो एक और नहीं तो यहाँ पर सत्य दिया हुआ है, यानी कि कोई भी यहाँ पर सत्य यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को डॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 17 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, वो अधिचर्म कोशिका कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस धातु है, कौन सी है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगले प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो याद रखिए किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 283, तो ये यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर बी जो कि एल्यूमिनियम का हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अगला सेट यहाँ पर देखते हैं जो कि सेट नंबर 38 होगा। तो सेट नंबर 38 का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो कि यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर्त 6 में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? याद रखिए किस आवर्त में जो 32 तत्व है तो वो छठे आवर्त में है। अगला प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापते हैं? तो दूरी को मापा जाता है, याद रखिएगा। 5 ओम प्रतिरोध वाली एक तार को दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, तार का प्रतिरोध कितना हुआ? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि 1.25 ओम हो जाएगा। अगला यहाँ पर हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, पुनर्जनन द्वारा। अगला यहाँ पर देखिए निम्न में से क्या जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या जो कि आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा जो कि ऑडोमीटर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ऑडोमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? तो याद रखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई जो कि समान होता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। आगे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि यहाँ पर कथन सही या गलत है? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल कितना 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, और अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल जो कि 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, यहाँ पर सही दिया हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह किससे संबंधित है? तो याद रखिए 286 वाला तत्व किससे संबंधित है? तो ये यहाँ पर देखिए समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने यहाँ पर है कि हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हड्डियों में कौन से ऊतक दोस्तों पाए जाते हैं? तो ये जो अस्थायी ऊतक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। सॉरी यहाँ पर ये पेरेन्काइमा ऊतक पाई जाती है। देखिए हड्डियों में यहाँ पर अगर रक्त में पूछे तब यहाँ पर अस्थायी ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हड्डियों का जोड़ता है तो कौन हड्डियों को जोड़ता है? तो याद रखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हड्डियों को कौन जोड़ती है? जो कि स्नायु बंद होते हैं वो हड्डियों को जोड़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि दिया गया चिन्ह एक विद्युतीय घटक का प्रतिनिधित्व करता है जो है, तो कौन सा चिन्ह यहाँ पर दिया गया है? 14 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि प्रतिरोध दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि ये भी दोस्तों एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिएगा, जब प्रकाश विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो याद रखिए क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस समय उसकी जो कि गति पूर्ववत रहती है, उसमें गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर इसकी गति कम हो जाती है। देखिए जब प्रकाश विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में जाती है उसकी गति जो कि कम हो जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 नंबर यहाँ पर देखिएगा, इन निम्न में से कौन सी क्रिया जो कि अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? तो याद रखिए 17 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh बराबर कितना होता है? तो 18 के लिए ऑप्शन नंबर बी रखिएगा जो कि यहाँ पर 3,60,000 जूल होता है, जो कि कल भी बताए थे हम। आगे यहाँ पर देखिएगा जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि है तो वो क्या है? याद रखिएगा 19 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर सेकंड के बराबर -2 हो जाएगा। अगला प्रश्न
परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प जो कि सही नहीं है? तो 20 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि ये केवल रक्त की श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर 1 बिलियन में पानी की, ये भी यहाँ पर सेम रिपीट कर गया, सेम डिजिट है और सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर, बस यहाँ पर 32 की जगह यहाँ पर 31 कर दिया है। तो ये यहाँ पर जो कि कुछ डिजिट यहाँ पर हेरफेर किया है। तो 21 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि हो जाएगा, याद रखिएगा 8.83 यानी कि 83%। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि बड़ी कोशिकाओं बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद होते हैं तो कैसा बंद होते हैं? तो याद रखिएगा 22 के लिए यहाँ पर जो कि बहुत कमज़ोर बंद होते हैं। अगला प्रश्न दांतों का टूटना तब शुरू हो जब उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। याद रखिएगा 5.5 से कम हो जाता है तब। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर का होता है? तो याद रखिए 24 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया प्रतीक जटर का तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर यह हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। तो सत्य 39 का पहला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफी इंपोर्टेंट है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, तो ये NO2CO3C होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई, यानी कि कितने ईस्वी के दौरान ये प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो 1872 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर जो मेरे है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.6 × 10⁻8 जूल हो जाएगा। आगे यहाँ पर योनि किसकी ओर जाती है? याद रखिएगा योनि किसकी ओर जाती है? तो 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। याद रखिएगा गर्भाशय ग्रीवा ऑप्शन यहाँ पर गर्भाशय भी यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर टिक नहीं करिएगा, ये गलत है, गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है तो पृथ्वी पर इसका वजन कितना होगा? तो अगर द्रव्यमान 20 kg है तो इसका वजन कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा जो कि यहाँ पर 200 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है? तो 6 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा जो कि यहाँ पर मीटर सेकंड के पावर -2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक कम प्रतिक्रिया करने वाला है? तो याद रखिए कौन सा कार्बनिक यौगिक जो कि कम प्रतिक्रिया करने वाला है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा किस गैस का प्रयोग जो कि चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो वो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे है ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर N2 दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रखिए किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि भविष्य में रेडियो टेलीफोन टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी थी? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरिक रुडॉल्फ हर्टज हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि यहाँ पर सही नहीं है, सही है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पहले यहाँ पर सारे कथन को पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कौन सा यहाँ पर जो कि सही नहीं है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर ये सही दिया हुआ है 11 के लिए। आगे यहाँ पर देखिए कि ठोस CO2 जो कि सीधे तरल रूप में बदल जाता है, तो ये भी यहाँ पर जो कि सही दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पर ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल दिया, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो 1 और 2 यहाँ पर सही है और 3 सॉरी यहाँ पर 1 और 3 जो कि यहाँ पर सही है। देखिए ये यहाँ पर 2 जो कि यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर 2 गलत है कि सीधे ये तरल रूप में नहीं बदल सकता है, यहाँ पहले गैस में बदलेगा फिर यहाँ पर तरल रूप में बदलेगा, इसका मतलब 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो याद रखिए किसकी कोई इकाई यहाँ पर नहीं होती है, तो ये आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया था कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता है? ये किस वैज्ञानिक ने दिखाया था? याद रखिएगा वो कौन सा वैज्ञानिक थे? वो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने यहाँ पर E = mc² का सूत्र भी दिया था, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 14 के लिए? ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है, जो कि यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न मनुष्य में महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र का सेट होता है? तो वो महिलाओं में XX होता है, याद रखिएगा। और जब भी
यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है तो उसमें एक्स वाई अगर होता तो वो मेल होगा और एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा, याद रखिएगा। वो डिसाइड करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में किस उत्पाद को एक्स से दर्शाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यहाँ पर सही तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CO2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि एक तत्व 2832 की इलेक्ट्रॉनिक समआवृत्ति के साथ आवर्त में रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह है तो कितने आवर्त में रखा गया, याद रखिए 17 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथे आवर्त में रखा गया है। आगे यहाँ पर जल मिश्रित HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो वन प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कॉपर जो कि प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि जिंक। आगे यहाँ पर देखिएगा कि मेरिस्मैटिक उत्तक एवं विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब वह बनते हैं तो क्या बनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो कि सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो अस्थायी उत्तक बनाते हैं। अगला प्रश्न किसकी एसआई का एम्पियर है, याद रखिएगा विद्युत धारा की एसआई का एम्पियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि किसमें जो कि पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत और गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, याद रखिएगा। 21 के लिए जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरेन्काइमा में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिएगा कि विभवांतर और विद्युत धारा यानी कि ओम का नियम जो कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को वर्णन करता है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि अगला सेट यहाँ पर देखते हैं 40 नंबर। सॉरी 41 आ गया, चलिए 40 नंबर देखते हैं पहले। तो सेट नंबर 40 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर देखिएगा कि विकासवादी संबंधों में देखिए प्रमाण प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि ये जीवाश्म प्रदान करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित है, जो किया गया कार्य होगा तो कितना होगा किया गया कार्य, याद रखिएगा जो कि यहाँ पर 50 न्यूटन हो जाएगा। आगे प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा किस पर निर्भर करती है, तो इसके अपस्रव्य पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई यहाँ पर क्या, तो कोई यहाँ पर याद रखिएगा जब तक इस पर यहाँ पर कोई भी बल यहाँ पर कार्य बल न लग जा रहा हो। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि शुक्राणु और युग्मक के संबंध संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। तो 6 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फलन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, याद रखिएगा वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो यहाँ पर हिडेकी युकावा के द्वारा किया गया था, हिडेकी युकावा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो आज के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, टोन यानी कि स्वर तान कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा किसकी एसआई इकाई ओम है, याद रखिए किसकी एसआई इकाई ओम है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई इकाई जो कि ओम है, याद रखिएगा। ऐसे यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई इकाई नहीं बल्कि यहाँ पर ओम का एसआई इकाई पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन जो कि जोड़ते हैं, तो किसे जोड़ते हैं, याद रखिएगा 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि निकेल और पैलाडियम को जोड़ता है। अगला प्रश्न चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं, तो 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, तो याद रखिए डाल्टन का सिद्धांत जो कि किस नियम पर आधारित था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रासायनिक संयोजन पर आधारित था। अगला प्रश्न मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कि तालिका जो कि यहाँ पर याद रखिएगा कि CO निकेल से पहले दिखाई देती है, याद रखिएगा CO, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है, याद रखिए 14 को जो कि यहाँ पर XE को यानी कि रखा गया है आवर्त 5 में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा कि न्यूटन मीटर की पावर -2 की एसआई इकाई क्या है, यानी कि किसकी एसआई इकाई है, तो 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिए ये दाब का एसआई इकाई है। अगला प्रश्न फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा FeSO4 × 7H2O होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर सेकंड पावर -1 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा उस विकल्प को चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है,
तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रक्त कम दबाव पर उसमें जो कि झटके से और तेजी से बढ़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा ऐसे कथन जो कि सत्य है। तो सारे कथन को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कौन सा कथन यहाँ पर जो कि सत्य है। यहाँ पर देखिए CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जान जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर CO2 गैस चूने के जल को दूधिया करता है, ये भी यहाँ पर सही है। और फिर यहाँ पर CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, ये भी यहाँ पर सही, यानी कि 1, 2 और 3 ये सभी सत्य है। तो सब सत्य ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि 12 kg की, चलिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखिएगा कि किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है। याद रखिए 21 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्प्रावर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि एरिलियोलर उत्तक अंगों के जो कि जठर स्थान भरता है, जैसे अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो 22 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंदर के आंतरिक उत्तक हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। 23 के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम सल्फेट एरो बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि बल क्या है, यानी कि बल का सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा बल का सूत्र होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है बल का सूत्र। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 25 के ऑप्शन अभी याद रखिएगा ये तो थैलोफाइटा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो 26 के ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 6 हाइड्रोजन कार्बन परमाणु होते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इस वीडियो में जो कि हम 1 से लेकर और 40 तक, यानी कि इस वीडियो में हम 21 से लेकर और 40 तक कंप्लीट किए हैं। इससे पहले वीडियो में जो कि हम 1 से लेकर और 21 तक को कंप्लीट किए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है 1 से 20 तक, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा और उस वीडियो को भी कंप्लीट देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर लगभग प्रश्न जो कि रिपीट हो रहे हैं अब, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगला वीडियो यानी कि इस 100 सेट में है, तो हम अगला सेट बहुत जल्द लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।